हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अ, आज मैं आपको कुछ एफपीडी बनाना सिखाऊंगा और उसके थ्रू हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एफपीडी का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। ठीक है। और जिसको एफपीडी बनाना आता है तो वो अच्छे से प्रॉब्लम को टैकल कर ले जाता है। ठीक है। एफबीडी का मतलब क्या होता है? एफबीडी एफबीडी का मीनिंग होता है बच्चा पार्टी। देखिए यहाँ में एफबीडी का मतलब होता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी में क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब ये कि अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स अलग अलग दिशाओं में लगे हों, अलग अलग डायरेक्शंस में लगे हों, और हमें उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हम एफपीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? उस बॉडी का हम एक क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और उस बॉडी के ऊपर एरो के हिसाब से, जैसे एरो लगाते हैं, एरो के द्वारा हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स को दिखाएंगे विद द डायरेक्शन। और फिर सारे फोर्सेस को हम क्या करेंगे, वेक्टोरली ऐड कर लेंगे। ठीक है। वेक्टर के थ्रू ऐड कैसे करते हैं वो तो आपको मालूम ही है, क्या वेक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो वेक्टर के थ्रू उसको हम ऐड कर लेंगे। राइट है। उससे हमें ये पता लग जाएगा या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है वो भी हमें मालूम हो जाए। ठीक है। तो मैं एकदम आसानी से बिल्कुल एकदम जीरो से इसको लेके चलूंगा और अच्छे लेवल तक उसको हम लेके जाएंगे। एफबीडी के अंदर कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हमारे सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि प्लेन सरफेस होगा आपका और के ऊपर बॉडी रखी होंगी। वैसे क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ पुली के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे आपके, उनमें हम फ्रिक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन वाले भी क्वेश्चन होंगे। कई सारे उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये ऐसा आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा मैकेनिक्स के अंदर काफी यूज होता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक भी है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफबीडी, जैसे कि हम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पहले लेके चलेंगे। ठीक है ना। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे लगता है फ्रिक्शन, किधर लगेगा फ्रिक्शन, किधर नहीं लगेगा फ्रिक्शन। राइट है। ये सब चीजें आप लोगों को आती है। ये देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और नीट का एग्जाम देने वाले हैं अभी 5 मई को, ठीक है, और जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि वो 11th और 12th दोनों पास आउट हैं। ठीक है। वो लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। राइट है। जो बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी सीखने में, परंतु ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। ठीक है। थोड़ा कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी ये है। ठीक है। इस बॉडी का मास मान लीजिए कितना है बेटा, m है इस बॉडी का मास। ठीक है। और ये स्टैटिक मोड में खड़ी हुई है कि स्टेबल है, ये ना आगे जा रही है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, ये किधर भी नहीं जा रही। राइट। तो हमसे बोला गया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक है बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ये हमसे बोला गया। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि एरो के द्वारा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है, आपको शो करना है। ठीक है। यही इसका मीनिंग होता है। तो चलिए, तो फिलहाल ये क्या है, रेस्ट पर है, यानी कि ये क्या है बच्चा पार्टी, ये आपकी रेस्ट पर है बॉडी। रेस्ट का मीनिंग ये हो गया बेटा, सिंपल सी बात है, अगर रेस्ट पर है इसका मीनिंग ये हो गया, इसका जो एक्सेलरेशन है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, इसकी जो वेलोसिटी होगी कितना बेटा, तो जीरो। ठीक है ना। वेलोसिटी भी जीरो है इसका, एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब आप समझ गए होंगे अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना, तो हम सभी जानते हैं ए अगर जीरो है तो F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये होता है।
ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर m और इंटू ए को यहाँ 0 पुट करूं तो फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स हो गया आपका 0। तो यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है जी, 0 है। क्लियर है ना। अब कितने फोर्स लग रहे हैं उनको हमें शो करना है किस पर, आपके इस डायग्राम पर। ठीक है। अच्छा, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे फ्री हुआ, यानी कि अगर मान लो कोई बॉडी एक सिस्टम के अंदर फंसी हुई है और उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे पता करना है कि उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो वी विल यूज द मेथड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे करेंगे, उस बॉडी को हम क्या करेंगे, उस सिस्टम से अलग कर लेंगे। ठीक है ना। और उसको एक पॉइंट मान लेंगे, या पॉइंट मान लीजिए, पूरी बॉडी मान लो, कोई दिक्कत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी टेक्निक अलग हो जाएगी, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पॉइंट मानो मत मानो, उसका पूरी बॉडी मान के कर लीजिए इसका आंसर, या फिर आप उसको एक पॉइंट मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स, कुछ लोग, कुछ बुक्स में पॉइंट मान के उसको शो करते हैं, परंतु मैं पॉइंट भी मान के कर लेता हूँ और आपका बॉडी मान के भी कर लेता हूँ। बॉडी मान के करने में इसलिए आसान होता है कि मेरे को फीलिंग आती है कि हाँ यार ये बॉडी है, बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी मानने पर आंसर अलग आएगा और पॉइंट मानने पर आंसर अलग आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, और फिलहाल देखिए जरा इस पर, सबसे पहले जो बॉडी के ऊपर फोर्स को हम शो करते हैं उसका नाम होता है आपका, उसका वेट। और वेट आप जानते हैं सभी, कहाँ लगता है, वेट ऑलवेज बी एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो वेट है बेटा mg, वो आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, राइट है। यानी कि ये बॉडी इस सरफेस को अपने वेट के कारण नीचे की ओर क्या करेगी, प्रेस करेगी, यानी कि इसको दबाएगी। अब सोचिए, आप सभी जानते हैं इस चीज को, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस को प्रेस करती है, दबाती है, दबाने पर क्या होता है कि वो जो सरफेस होता है वो एक उसका रिएक्शन का फोर्स लगाता है उस बॉडी के ऊपर, जो कि क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो इसका नॉर्मल फोर्स है बेटा, वो किधर आएगा जी, वो आपका आ जाएगा ऊपर की तरफ। इसके अलावा इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यही दो फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप इसका फोर्स का क्या बोलते हैं, इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्सेस हैं, और दोनों फोर्स आप देख पा रहे होंगे कि इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पे बताते हैं एन इक्वल टू एम इंटू जी। बस ये एक इक्वेशन आपकी बनेगी हमारे इस डायग्राम से। बात समझ में आ गई। यहाँ पर एम क्या है आपका, एन है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और जी क्या है बेटा आपका यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई इतनी सी। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्या है, डायग्राम है आपका। किस चीज का बच्चा पार्ट, ये डायग्राम आपका है जी इस बॉडी का, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे तरफ यानी कि डाउन डायरेक्शन में, वेट ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड वन इज द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हमारी अर्थ उस बॉडी के सरफेस पर एक्ट कर रही है। ठीक है, और दोनों ही क्या देख पा रहे हैं, दोनों ही क्या है, जैसे कि इक्वल है। जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले, जरूरी नहीं है कि n हमेशा mg के बराबर ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जहां पर n आपका mg के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आगे चलूंगा। क्लियर है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अब मेरे पास एक बॉडी है लाइक दिस। अब मेरे पास एक बॉडी है लाइक दिस, और इसके ऊपर बेटा एक फोर्स हमने इस तरफ लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जिसके कारण इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया A इस तरफ। क्वेश्चन फिर से वही आपके सामने कि व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, वो मेरे को बता दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं भैया, कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए, अब हमें ये देखना है कि इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनको मुझे एरो के द्वारा क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कर देंगे भाई। तो देखिए, सबसे पहला फोर्स आपका मान लीजिए लग रहा है भाई mg, नीचे की तरफ, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद में आपका है नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है,
राइट है जी, ऊपर की तरफ आया। ठीक है, इसके बाद इस पे एक फोर्स लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F, जो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और बॉडी इस फोर्स के कारण उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है विद द एक्सेलरेशन E। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा बेटा, तो देखिए एक इक्वेशन तो मेरी आएगी N इज इक्वल टू एम जी, एन ऊपर की तरफ एम जी नीचे तरफ, ये आपका बैलेंस फोर्स हो गए। ठीक है, बैलेंस मीन्स कि एन और एम जी मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हैं बेटा, बराबर है। दिस मीन्स इज बैलेंस। ठीक है ना, और दूसरा क्या है कि दोनों ही डायरेक्शन वाइज कैसे हैं बेटा, ऑपोजिट है। एन ने एम जी को बैलेंस कर दिया। क्लियर है भाई यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एन और एम जी क्या है, बैलेंस है। ये यहाँ पर क्या है, सरफेस पर बॉडी को बैलेंस में रखे हैं। ठीक है, कि वर्टिकली बैलेंस में, यानी कि ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना तो बॉडी आपकी नीचे आ रही है। ठीक है, यानी कि क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ बैलेंस कंडीशन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स है नहीं। आप सभी जानते हैं अगर किसी बॉडी के ऊपर जब भी कोई नेट फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी उसी दिशा में क्या करेगी बेटा, चलना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये नियम है न्यूटन का कि whenever a net force acting on the body should be move, यानी कि must be move, वो आपकी मूव करेगी इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। तो N इज इक्वल टू mg, तो ये क्या बेटा, ये आपका है बैलेंस फोर्स। और आप सभी जानते हैं कि बैलेंस फोर्स हमारी बॉडी की मोशन में कोई हेल्प नहीं करते, यानी कि उसकी मोशन को ना तो घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं, और ना तो उसकी मोशन में कोई चेंज ला सकते हैं। बैलेंस फोर्स का ये काम होता है, बस एक बैलेंस बनाए हुए, कहां पर, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस बनाए हुए हैं, परंतु मोशन में कोई हेल्प नहीं है इसकी तरह, इसकी वजह से मोशन में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा आपका एफ। एफ क्या बेटा, ये आपका है एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है बेटा, ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो एफ एक्सटर्नल है, ये किसके बराबर हो गया, तो बाय द न्यूटन्स लॉ इज इक्वल टू मास टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से बेटा एक्सेलरेशन कितना है मेरा, नेट फोर्स डिवाइड बाय एम। यही हमारा क्या होगा जी, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हो गया, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन मास। ठीक है, चलिए इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अब मैं अगला एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर फोर्स को बढ़ाएंगे, यानी कि फोर्स और ज्यादा लगाएंगे अब। राइट है, मैंने अभी कितने फोर्स लगाए, पहले कुछ कोई फोर्स नहीं था, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल नहीं था, फिर मैंने एक फोर्स और लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि उस एक्सटर्नल फोर्स को एक एंगल पे लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, आपको क्लियर समझ में आएगा कि mg और नॉर्मल जो रिएक्शन हमारी है, जो अभी था क्या था कि नॉर्मल रिएक्शन आपकी सीधी mg के बराबर हो रही थी, भी देखना आप क्या हो सकता है। ठीक है, आपका थोड़ा सा जो भ्रम है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा बेटे। चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस तरह से एक बॉडी है। ठीक है जी, ये बॉडी है। ओके, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए, ये आपका एफ फोर्स लग रहा है इस तरह से। ये आपका एफ फोर्स लग रहा है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। अंडरस्टैंड, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए ये एक फोर्स आपका एफ
F इज व्हाट? F इज द एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी का मास वही आपका है पहले से, जैसे कि आपका इसका m मास था, वही आपका है। ठीक है, चलिए अब इस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है। इस दिशा में ही आपका एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ए, या ए बोले तो एक्सेलरेशन, कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो सभी जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मास, अगर फोर्स अपॉन मास, यानी कि नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। ठीक है, चलिए तो मुझे वो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और आप सभी जानते हो उस चीज को कि गैलीलियो के अनुसार जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उस डायरेक्शन का फोर्स ही उसको गवर्न करता है। ये दिमाग में डाल के रखिए, बहुत काम आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिशा में मोशन हो रही है उसी दिशा में लगने वाले फोर्स या लगने वाला नेट फोर्स उस मोशन को गवर्न करेगा, उस मोशन को गवर्न करेगा। क्लियर है भाई? राइट है? तो चलो, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि जो मोशन है आपका वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इट मींस कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले जो नेट फोर्स होगा वही इस मोशन को गवर्न कर रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। देखते हैं, अब इसमें मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि जो आपका फोर्स है वो ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है। ये तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर एक्ट कर रहा है जो एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या करूं भाई मैं? कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे हम लोगों ने एक नाम सुना है, वेक्टर कंपोनेंट। क्या सुना बेटा? वेक्टर का कंपोनेंट। अगर कोई वेक्टर अलोंग द एक्सिस नहीं है तो क्या कर लो, उसके हमेशा एक्सिस के अलोंग क्या कर लो जी, कंपोनेंट बना लीजिए। यानी कि एक तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लीजिए और एक आपका वर्टिकल में कर दीजिए। दैट्स इट। क्लियर है? तो कर लेते हैं भाई, देखो जरा। तो सबसे पहले इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है इसका मास के कारण उसका वेट। तो वेट लग रहा है बच्चा पार्टी mg नीचे की तरफ। ठीक है, मैं नीचे नीचे बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, परंतु ये सही तरीका नहीं है। वेट हमेशा कहाँ लगता है बेटा, मैं बता दूं, वेट ऑलवेज बी एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये ध्यान रखना बेटे, वेट ऑलवेज बी एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखना। नीचे बोलना, डाउनवर्ड बोलना थोड़ा सा कन्वीनियंट कन्वीनियंट लगता है, और बच्चे इसकी क्या है, अभ्यस्त हैं, इसके इसके फैमिलर हैं, इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टीचर होगा वो यही बोलेगा ज्यादातर, परंतु मैं कहता हूं कि देखो इसको समझ में भी आना चाहिए कि हम डाउनवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं। हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है आपका, हमेशा डाउनवर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, ओके जी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, इसलिए ऐसा बोलते हैं और बाकी कोई बात नहीं है। चल, ठीक है भाई, mg डाउनवर्ड, तो बेटा सरफेस की नॉर्मल अपवर्ड। बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसका तो काम हो गया। n और mg, ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे n mg ये दोनों अब बैलेंस नहीं कर रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना। n mg के बराबर नहीं लिख सकते अब यहाँ पर आप, जब तक कि आप इस फोर्स के कंपोनेंट ना कर लें। तो बेटा इस फोर्स के दो कंपोनेंट, पहला मैं बता दूं आपको, जो मैं वर्ड बोलता हूं शायद आपको समझ में आए, थीटा के करस्पॉन्डिंग, यानी कि थीटा के साथ सटा हुआ ये वाला सटा हुआ कॉस कंपोनेंट होता है हमेशा, सटा हुआ कॉस और हटा हुआ साइन। ये है जी हटा हुआ साइन, सटा हुआ कॉस, हटा हुआ साइन, बस इतना याद रखो। और सटा किसके साथ में, थीटा के साथ सटा हुआ, और थीटा से हटा हुआ वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमेशा। ठीक है, ये हो गया जी, ओके।
अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, जितने भी फोर्सेस थे हमने सारे फोर्स को लोकेट कर दिया यहाँ पर। अब हम आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। लिखो भाई न्यूटन की इक्वेशन। देखो जी क्या होगी पहली इक्वेशन, जरा देखो बेटा। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, एन और एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लगे हैं, इनकी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों को वेट बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हमारी पहली बात हुई, ये दोनों बैलेंस है बेटा। क्या है दोनों, ये बैलेंस है, यानी एम जी नीचे और एन और एफ ऊपर, तो दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे देखो जरा नॉर्मल कितना हुआ, नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एन इज नॉट इक्वल टू एम जी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स कि आपका जो n है वो हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, कंडीशन बेस होता है ये। जैसी कंडीशन वैसा ही इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है आपका नॉर्मल को। राइट है क्या? चलिए जी, तो कितना हुआ जी, n इज इक्वल टू कितना, mg माइनस एफ साइन थीटा। राइट है क्या भाई? ओके। इसके बाद में जो एफ कॉस थीटा है, ये वो फोर्स है जो इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जा रहा है। मींस दिस इज द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और कौन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा बच्चा आपका एफ cos theta is equal to mass times acceleration. So here is A equal to F cos theta upon mass. This is the value of A. This is the value of A. Right है? समझिए इसको अच्छे से। देखिए, कोई डाउट हो तो मुझको जरूर कमेंट करिएगा, जरूर से कमेंट करिएगा, मैं उसको आपके डाउट को फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, वैसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई तगड़ी बात तो मैंने बता नहीं रहा हूँ। हाँ, परंतु जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिनका वीक है पहले से, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो मैकेनिक्स के होते हैं वो फंसते ही इसीलिए हैं कि हम लोग वेक्टर कंपोनेंट ही नहीं समझ पाते, कहाँ करें कहाँ ना करें। ठीक है, तो मैं बता दूं बेटा, वेक्टर के कंपोनेंट्स, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी से अगर डील करते हैं तो उसके कंपोनेंट तभी किए जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी अलोंग द एक्सिस नहीं है। ठीक है, ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना तो वाई एक्सिस के अलोंग है। फिर क्या करें, उसको ऐड कैसे करें? तो उसको ऐड करने का जो तरीका है, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके दो एक्सिस, यानी कि दो आपके जो दो वर्टिकल एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, उस दोनों एक्सिस के अलोंग उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। राइट है, तो हम कंपोनेंट कर लेते हैं और फिर अपना जो फार्मूला है वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम रूल, वो आराम से इजीली लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर? ओके, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी तरह का। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा हटके होगा। ठीक है क्या? चलिए, तो चलते हैं बच्चों। ओके, अब क्या है, अब मेरे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से है। ध्यान दीजिए बेटा, मैं हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। कुछ इस तरह से है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास फिर से वही m। ठीक है, हमेशा m मास से हम लेके यहाँ चल रहे हैं, तो आप भी m ही लेके चलें। ठीक है जी बच्चों, राइट है। इस बॉडी के ऊपर ना जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, ध्यान देना, लाइक दिस, ऐसे ऐसे इसको F4 से धकेला जा रहा है। इस तरह से हम धक्का मार रहे हैं बॉडी को, जैसे हम कार है कोई मान लीजिए, उसको धक्का लगाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से है। फिर लॉन मूवर होता है आपका, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे धकेलते हैं। ठीक है, तो उस तरह की कुछ सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, और ये जो आपका एंगल यहाँ बना रहा है, मान लीजिए ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल यहाँ बना रहा है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा। ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा।
ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये जो बॉडी है आपकी बेटा, ये बॉडी विद एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समस्या तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ओनली, मास कितना बेटा यहाँ पे, इसका एम मास है। बनाइए भाई इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जरा इसका। तो सबसे पहले हमारा जो इसका मास है, उसके कारण वेट एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल आपका सरफेस का ऊपर। बात आती है आपकी एफ की। सर क्या मैं यहां पर एन इक्वल टू एम जी लिख दूं, राइट होगा? नहीं बेटा, अभी एक फोर्स एक्सटर्नल है, अभी उसको देखना पड़ेगा। क्या वो नॉर्मल के साथ कुछ कंक्लूड करेगा अपने आप, कुछ इंक्लूड करेगा अपने आप को, या कुछ उसमें कन्वर्जन कर सकता है, कुछ कर सकता है क्या ये, उसको भी देखना पड़ेगा हमें, राइट है ना? उसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, क्या वो अलोंग द एक्सिस है या नहीं है, किसी एंगल पर लग रहा है, क्या वो नॉर्मल के साथ कुछ अपने आप को मिलाएगा, अपना कुछ अंश, कि नहीं मिलाएगा, ये देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो देखता हूं, देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसमें। चलिए, अब इस एफ के जरा दो कंपोनेंट करिए बच्चा पार्टी। ये एफ है, मैं जरा यहाँ पे देखता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा जी, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एक्सिस खींच लिए, एक एक्सिस मैंने ऐसे खींच लिया और एक एक्सिस मैंने ये खींच लिया, राइट है? ओके बच्चा पार्टी। तो इस एफ का आपका एक कंपोनेंट थीटा के साथ और एक थीटा के आपका क्या है, वर्टिकल साइड में। ठीक है बेटे, ध्यान दो, सटा हुआ कॉस, सटा हुआ कॉस कंपोनेंट, हटा हुआ साइन कंपोनेंट, कोई दिक्कत? गड़बड़ हो गई जी। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स किधर लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या? देख लो अच्छे से एक बार, सभी को विजुअल है बच्चों? देख लो जरा एक बार। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं नॉर्मल वाली इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, एफ cos थीटा भी आपका mg की ही दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि mg को कौन बढ़ा रहा है, एफ cos थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल को सिर्फ mg को बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है, अब की बार एफ cos थीटा को भी बैलेंस करना पड़ रहा है। तो अब की बार जो नॉर्मल है ना बेटा, वो एफ cos थीटा प्लस mg के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए जरा, नॉर्मल अगर ऊपर है तो एफ cos थीटा प्लस mg, ठीक है, ये हमारा दोनों बैलेंस हो गए। तो देखो जरा यहाँ पे, अब की बार फिर देखो, n आपका mg के बराबर नहीं है, कि नॉर्मल आपका mg के बराबर नहीं है, फिर क्या है सर, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही है। पहले क्या था, पहले नॉर्मल की वैल्यू घट रही थी, राइट? अब क्या है, बढ़ गई है। तो मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल हमेशा क्या होता है बेटा, सिचुएशनल बेस्ड होता है, जैसी सिचुएशन वैसा ही उसका वैल्यू हो जाता है। अंडरस्टैंड दैट? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? क्लियर बच्चों? ठीक है,